हेलो गाइस, आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 है और इसमें हम स्क्रू गेज, डायमेंशनल एनालिसिस, सप्लीमेंट्री एंगल्स और फिर एनसीईआरटी के सम लाइंस पे क्वेश्चन है और असर्शन रीजन क्वेश्चन है वो करेंगे। सो पार्ट 1 पार्ट 2 इससे पहले देख लेना सो दैट ये आपको इजी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। स्क्रू गेज से स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इज नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट उसका 0.01 mm। तो अभी हम लोग पहले स्क्रू गॉज कैसे दिखता है, क्या है उसमें, वो सब देखते हैं। तो स्क्रू गॉज में ना फर्स्टली जो हम लोग का मेन स्केल है ना, उसमें सेम मेन स्केल तो है ही जो कि मीटर स्केल है, मीटर स्केल जैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। एंड दूसरा जो स्केल है दैट इज सर्कुलर स्केल जो कि रोटेटेबल है। मतलब अभी ये जब हम लोग कुछ इसमें इसके बीच में कुछ ना रखे ना तो ये दोनों जॉइंट होगा। जब इसके बीच में कुछ रख दिया ना तो ये इतना डिस्टेंस मूव होगा जीरो से लेके ये सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स आएगा और उसके वजह से हम लोग उसका प्रॉपर प्रिसाइज रीडिंग ले पाते हैं। तो जैसे अभी ये हमेशा स्टार्टिंग में जीरो और ये ऐसा जॉइंट ही रहेगा, जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा जीरो और जो ये वर्नियर सर्कुलर स्केल डिविजन है वो जॉइंट रहेगा। बट जब हम लोग कुछ इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे तो मूव होके सम डिस्टेंस कवर करेगा। अभी हम लोग ने कुछ ऑब्जेक्ट रखा जिसके वजह से जो सर्कुलर स्केल डिविजन है वो पूरा वन रोटेशन से मूव हुआ। मतलब वन रोटेशन जीरो पे था, सो वन रोटेशन के बाद फिर से जीरो पे आया। तो उसके बीच में इस स्केल में 50 डिविजन्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग इधर देख सकते हैं जब 50 डिविजन्स है। तो वो जीरो से वन रोटेशन के बाद फिर से जीरो पे आ गया। तो एक रोटेशन के बाद कितना डिस्टेंस उसने कवर किया मेन स्केल पे। अभी ये जीरो पे था, अभी ये 1 mm पे। तो मेन स्केल पे उसने 1 mm जितना डिस्टेंस कवर किया। तो पिच क्या, ये पिच हो गया जो डिस्टेंस उसने मेन स्केल पे कवर किया विथ जब वन रोटेशन कंप्लीट हुआ सर्कुलर स्केल का, उसको पिच बोलते हैं। जैसे हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते, length moved on the main scale on making one full rotation of circular scale. Length moved on main scale when on making one full rotation of circular scale। मतलब full rotation जब किया तभी main scale पे जो distance cover हुआ उसको pitch बोलते हैं। So अभी हम लोग को pitch मिल गया। pitch क्या है समझा। अभी हम लोग को least count ढूंढना है इससे। तो least count कैसे ढूंढ सकते, तो जब 1 mm डिस्टेंस कवर हुआ 50 डिविजन्स में, एक वन रोटेशन कंप्लीट हुआ तभी 1 mm डिस्टेंस कवर हुआ। तो 1 डिवीजन जब होगा, 1 डिवीजन रोटेट होगा, सिर्फ 1 डिवीजन जितना मूव किया सर्कुलर स्केल पे, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हम लोग ढूंढेंगे, उसको लिस्ट काउंट बोल देंगे। लिस्ट काउंट क्या है, जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर पाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट से। तो 1 डिवीजन जब मूव होगा वो मिनिमम वैल्यू उसमें कितना मूव हो रहा है वो आ गया उसका लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे अभी x इज इक्वल टू 1 mm बाय 50 डिवीजन, तो आ गया 0.02 mm। अभी लीस्ट काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आया ये। जब 1 mm डिस्टेंस कवर करने के लिए 50 डिविजन्स लगा, तो 1 डिवीजन कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, दैट इज लीस्ट काउंट। कि एक छोटा सा पार्ट कवर करने के लिए दैट इज मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कितना हो पाएगा, वो 1 डिवीजन मूव होगा तभी पता चलेगा। सो दैट इज द लीस्ट काउंट। छोटे से छोटा वैल्यू वो मेजर कर पाएगा इज 0.02 mm। ओके, अभी समझो एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज उसका वो 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स है उसमें, और उसका 1 रोटेशन कंप्लीट किया। ओके, 1 रोटेशन कंप्लीट किया एंड वो डिस्टेंस मूव किया इज 1 mm। तो अभी हम लोग को ढूंढना है लीस्ट काउंट। तो अभी हम लोग इस वे से भी ढूंढ सकते कि लीस्ट काउंट कैसे आएगा। 1 mm डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको लगा 100 डिविजन्स, तो दैट इज 1 डिवीजन कवर करने में कितना लीस्ट का कितना पिच कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज कितना लीस्ट काउंट वो मेजर कर पाएगा 1 डिवीजन जब मूव हुआ तभी। तो आ गया x इज इक्वल टू 1 mm बाय 100।
तो आंसर इज 0.01 mm। अभी हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला समझते। नॉर्मली आपको डायरेक्ट डिविजन्स और डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, बट यू नीड टू नो कि ये कैसे आया। लीस्ट काउंट क्या है, वन डिवीजन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना मेजर हो, उतना ही मेजर मिनिमम हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। और वो ऐसे पूरा ये मेथड से आता है। सो अभी हम लोग फॉर्मूला समझेंगे डायरेक्ट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू pitch, that is distance traveled by number of circular scale divisions in मतलब इतने सर्कुलर स्केल डिवीजन में जितना डिस्टेंस कवर हुआ, इस लिस्ट मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ अपॉन में उतने कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन लगा, उसको डिवाइड किया तो हम लोग को लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि रीडिंग कैसे लेना है लीस्ट का, मतलब स्क्रू गेज पे, सॉरी। सो रीडिंग हमेशा हम लोग वर्नियर कैलिपर में कैसे रीडिंग लेते थे, 0 आएगा उसके पहले जो वैल्यू है दैट इज द, हम लोग वो मेन स्केल रीडिंग लेते थे। इसमें भी वैसे जो ये लाइन है इसके पहले जो नंबर आएगा इज द मेन स्केल रीडिंग 5, एंड फिर जो ये लाइन है इसके साथ जो नंबर इंटरसेक्ट करेगा सर्कुलर स्केल डिवीजन का, दैट इज द सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग। लाइक अभी द 40 है, 41, 42, 42 इज इंटरसेक्टिंग विद द मेन लाइन ऑफ द मेन स्केल, सो इसके वजह से 42 आ गया सर्कुलर स्केल डिवीजन। अभी रीडिंग, रीडिंग हमेशा ऐसे लिखते, मेन स्केल रीडिंग ये mm में है, वो दिया हुआ रहेगा स्केल में बट हियर इट इज इन mm, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सो मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm plus vernier scale reading is 42 into least count is 0.02 mm. So आंसर आ जाएगा 5 mm प्लस ये कितना आएगा 84.84 mm. So 5.84 mm is the reading for this screw gauge. Okay. सो और एक क्वेश्चन है रीडिंग पे, वो हम लोग देखते एक बार। सो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें डिविजन्स लीस्ट काउंट दिया हुआ है इस 0.01 mm एंड हमें रीडिंग देखना है। अभी ये स्केल सर्कुलर डिवीजन का स्केल जो स्टार्टिंग है उसके पहले वाला नंबर, लाइक ये 1 mm आ गया, तो मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये लाइन के साथ कौन सा नंबर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 5, ये 6, ये 7। लीस्ट काउंट दिया हुआ है इस 0.01 mm। सो अभी हम रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल रीडिंग मेन स्केल इज 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7 और लीस्ट काउंट इज 0.01 mm। तो 1 प्लस 0.07 mm, ये भी mm में है, सो आंसर आ गया 1.07 mm इज द मेजरमेंट ऑफ दिस स्क्रू गेज, मतलब डिस्टेंस इतना वो जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका रीडिंग ये आएगा। और एक क्वेश्चन है इधर, वो देखते। 4 रिवॉल्यूशंस ऑफ सर्कुलर स्केल कवर्स 8 mm डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 100, तो लीस्ट काउंट क्या है। ओके, तो हम लोग 4 रिवॉल्यूशंस मतलब 4 रोटेशंस हुआ तो 400 डिवीजन कवर हुआ, तो 400 डिविजन्स में 8 mm डिस्टेंस कवर हुआ, तो 1 डिवीजन में जो कवर होगा वो उसका लीस्ट काउंट होगा, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 8 mm बाय 400, तो 50 आ जाएगा, तो आ जाएगा
0.02 mm, 0.02 mm इज द आंसर। तो ये समझाने, ये हम लोग इससे डायरेक्टली ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पिच एलसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पिच क्या है 8 mm और कितना स्केल सर्कुलर डिवीजन है, जैसे इधर 4 रिवॉल्यूशंस दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए एक इधर और डिविजन्स 100 दे के रखा है, तो एक रिवॉल्यूशन है, एक रोटेशन में 100 डिविजन्स कवर हुआ, तो 4 रोटेशन में कितना होगा 400 डिविजन्स, तो 400 नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 400, तो सेम आंसर आ जाएगा। सो ऐसे हम लोग ऐसे भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला से भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, पर इधर ये क्लियर होना चाहिए 4 रिवॉल्यूशन इंटू 100 सर्कुलर स्केल, मतलब वो 1 रिवॉल्यूशन में 100 डिविजन्स कवर होगा, तो 4 में कितना 400, तो ये क्लियर पता होना चाहिए। ओके, सो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से है इधर। द स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale, CSR is 50 divisions। तो इसमें पूछा क्या है पिच, तो हम लोग को लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, लीस्ट काउंट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स, तो लीस्ट काउंट इज 0.01 mm, पिच ढूंढना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, तो x इज इक्वल टू 0.01 इंटू 50, तो कितना आ गया 0.5 mm, तो आंसर इज सेकेंड। बहुत इजी है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आया है, नीट में भी कभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं आए, बट आ सकता है। सो यू नीड टू नो, डायरेक्टली ऐसा ड्रॉ करके रीडिंग नहीं पूछा है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे ही रीडिंग का पूछा है, बट यू नीड टू नो कि कैसे रीड करना है स्क्रू गेज को। सो यस, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये रीडिंग पे क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया ना रीडिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कुछ मेजर करके कैसे स्क्रू गेज से नॉर्मली निकालते वो वैसे क्वेश्चंस नहीं आए। सो अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। तो मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, मेन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग में 52 डिविजन्स है, एंड इसने हमें लीस्ट काउंट इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें डायरेक्टली लीस्ट काउंट ढूंढने के लिए पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स दे के रखा है, तो इससे हम लोग को लीस्ट काउंट ढूंढना है, तो ये क्लियर होना चाहिए। हर जगह लिस्ट काउंट देके नहीं रखेंगे, आपको फॉर्मूला से ढूंढना है एंड देन रीडिंग में लगाना है। जैसे रीडिंग का फॉर्मूला इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो इधर लीस्ट काउंट के लिए क्या देके रखा है, पिच देके रखा है इज 1 mm एंड नंबर ऑफ डिविजन्स कितना 100 डिविजन्स, तो आ गया 0.01 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हम रीडिंग निकाल सकते हैं इससे, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग इज 0 प्लस 52 डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू 0.01 mm, जो कि है लीस्ट काउंट, तो आंसर आ गया 0.52 mm। अभी इधर सेंटीमीटर में आंसर पूछा है हमें, तो 1 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 0.052 mm में कितना सेंटीमीटर आएगा। सो वेरी क्लियर 0.01, जैसे इधर हम लोग यूनिटरी मेथड से 0.52 mm कट बाय 10 ला सकते इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये आपको आना चाहिए, ये हम लोग ने पार्ट 1 में अच्छे से किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिटरी मेथड हम लोग ने अच्छे से सीख लिया है कि यूनिट कन्वर्जन्स कैसे करते, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। यूनिट कन्वर्जन्स पे फोकस करना, बिकॉज इसका क्वेश्चन 2024 में भी आए थे कन्वर्जन्स पे, एंड आगे भी आ सकता है थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए। भी और एक क्वेश्चन है, इन अ स्क्रू गॉज द पिच इज ऑफ 1 mm, पिच देके रखा है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल 1 mm, एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स आर 20, तो लीस्ट काउंट डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/20, तो 0.05।
mm। सो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, यू बस ध्यान से सॉल्व करो तो आपको सब आंसर्स राइट ही आने वाला है। फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें 2-3 चीज ज्यादा बताया है, कैसे रीडिंग लेते हैं, क्योंकि आ सकता है प्रैक्टिकल फिजिक्स ऐड हुआ है इसलिए। सो प्लीज ध्यान से, फॉर्मूला ही है वो याद रखो, एंड एवरी सम विल बी डन इजीली। ये भी रीडिंग पे क्वेश्चन है, ये HW बहुत इजी है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, 0 एरर देके रखा है, तो इधर नेगेटिव 0 एरर देके रखा है, मतलब जो आंसर आएगा उसमें ऐड करना है। ये हम लोग ने पार्ट 2 में बात किया है कि अगर पॉजिटिव 0 एरर रहेगा तो नेगेटिव करेक्शन करना है, और नेगेटिव 0 एरर रहेगा तो पॉजिटिव करेक्शन करना है। इधर नेगेटिव 0 एरर देके रखा है तो पॉजिटिव करेक्शन करना है जो आंसर आएगा उसमें। ओके, तो ये करना है। नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको पूरा उस पर आंसर भेजूंगी। अभी इधर बहुत सारे वर्नियर स्केल पे एंड स्क्रू गॉज पे क्वेश्चंस है, हम लोग थोड़ा देखते हैं, देन थोड़ा होमवर्क में मैं दूंगी। सो जो इजी है वो होमवर्क ही करना है, लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये HW है, सेकंड भी इजी है बहुत, HW, थर्ड क्या है, ये डायरेक्ट वर्नियर के स्केल वाले दोनों क्वेश्चन है, ये आपको पता है। एंड इधर 0.3 mm दिया हुआ है, नॉर्मली 1 mm ही रहता है, वो देख लेना क्वेश्चन में प्रॉपरली, इसमें जैसे 1 mm ही है बट ऊपर 0.3 है, तो यू नीड टू नो दैट ऑल्सो। फिर ये भी वर्नियर कैलिपर का वही क्वेश्चन है जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, जो LC = 1 MSD - 1 VSD करके। सो वही सब क्वेश्चन है इधर, ये चारों क्वेश्चन उसका ही है। सो यू एक बार देख लो और करो, बिकॉज ये सेम रिपीट करने का इधर मतलब नहीं है। यू ट्राई एट होम, नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ओके, अभी ये परसेंटेज, ये हम लोग ने सिलेंडर के लिए सेम क्वेश्चन किया था, वैसे ही अभी इधर रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए दे के रखा है। सो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो हम लोग को बताया द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्ड विथ अ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 mm इज 5 mm, 10 mm एंड 10 ये। तो क्या है, द मैक्सिमम परसेंटेज इन द, हाँ तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या है, L × B × H, राइट। तो अभी हमें ΔL/L प्लस ΔB/B प्लस ΔH/H करना है, तो ΔV/V मिल जाएगा। तो ΔV/V के लिए अभी लीस्ट काउंट इज द एब्सोल्यूट एरर पता है ना, वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से ये वाले क्वेश्चन समझे और किए। तो 5 + 0.1 10 + 0.1/10, तो इधर 2 कर दिया तो 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.4/10 × 100 किया तो परसेंटेज एरर कट 4% इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन। तो ये बहुत इजी है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट एरर लेते ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है, सो प्लीज एक बार देख लेना। अभी हम आगे ये भी क्वेश्चन, सॉरी ये भी क्वेश्चन HW, ओके, 6th वाला भी। आगे बढ़ते 7th, ये क्वेश्चन अच्छे देखते हैं। If the least count of the scale shown is 0.1 mm, then the reading of vernier caliper, हम लोग ने रीडिंग सीखा है कैसे लेते हैं। रीडिंग इज मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग क्या है, पहले जो 0 से पहले आएगा तो 1.1 प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है जो इंटरसेक्ट होगा प्रॉपरली विद द मेन स्केल। तो इधर देखना ये 7 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 mm, ये भी mm में, तो 1.1 प्लस 0.7 सॉरी ये इधर 1.1 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है। सो MSR इज, तो इसको हम लोग पहले mm में करते, कैसे करते, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 1.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना mm, 11 mm। अभी रीडिंग लेते हैं 11 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इज 7 इंटू उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm
तो आ जाएगा 11 प्लस 0.7 mm, इसका भी mm, द आंसर इज 11.7 mm, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो अभी बात करते हैं हम, ये रीडिंग वाला क्वेश्चन है, सो सेम ही है जैसे हम लोग ने ऊपर किया। 9th क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में हम लोग जब भी स्केल का 0 एंड वर्नियर स्केल का 0 दूर है तो ये जो है ना वो पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा। एंड अगर मेन स्केल का 0 इधर है और वर्नियर स्केल का 0 इधर है, ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, अगर वर्नियर स्केल का 0 इस पीछे ना मेन स्केल के 0 से, वो तो नेगेटिव 0 एरर हो जाएगा, जो कि हम लोग जब आंसर लेंगे उसमें पॉजिटिव करेक्शन करवाना है। इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 इज आगे फ्रॉम द मेन स्केल का 0, सो इधर पॉजिटिव 0 एरर है, तो जब हम आंसर लाएंगे उसमें नेगेटिव करेक्शन करवाना है। सो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते। द फिगर शोज अ सिचुएशन when jaws of vernier are touching each other and one main scale division is of 1 mm, the zero correction in reading measured will be। इसमें करेक्शन का बात पूछा है, तो अभी हम लोग पहले देखते हैं वर्नियर स्केल और इसमें कितने का डिफरेंस है। तो इधर ये पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है इधर, और पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है करेक्शन के बारे में, तो पॉजिटिव 0 एरर है तो हमेशा नेगेटिव करेक्शन आएगा। तो करेक्शन कितने का आएगा, तो देखना है कि कौन सा लाइन इज परफेक्टली इंटरसेक्टिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि उधर तक इधर देखो, इधर 0.7 पे इट इज इंटरसेक्टिंग प्रॉपरली, एकदम लाइन पे है, तो हम लोग बोलेंगे कि 0.7 का 0 एरर आ रहा है मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन में। तो अभी तक करेक्शन पूछा है तो हम लोग -0.7 करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर का नेगेटिव करेक्शन होता है, तो -0.7 mm, तो फोर्थ ऑप्शन। अभी सेम ही क्वेश्चन है पर नीचे पूछा है 0 एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसमें करेक्शन ना पूछ के सिर्फ 0 एरर पूछा है, कितने का एरर आ रहा है। तो जब इधर भी देखेंगे तो जैसे जूम करके पॉजिटिव, इधर डिफरेंस आ रहा है इतना आगे है, तो ये ऑफकोर्स पॉजिटिव 0 एरर है। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ताकि हमको पता चले कि कितने तक का 0 एरर आ रहा है, उसके बाद जो नॉर्मल चल रहा है। तो अभी देखते हैं, तो पॉइंट ये 5 पे 5 तक इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब 0.5 का एरर आ रहा है। तो अभी हम लोग को सिर्फ एरर पूछा है, तो हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एरर पॉजिटिव आ रहा है तो सिर्फ एरर पूछा है, तो प्लस 0.5 mm इज द आंसर। बट अगर इधर पूछते कि 0 करेक्शन बताओ तो -0.5 आंसर आता, और ऊपर के क्वेश्चन में सिर्फ 0 एरर पूछते कि एरर कितने का आ रहा है, देन 0.7 mm विल बी द आंसर। पर करेक्शन पूछा इसलिए नेगेटिव हो गया, इधर करेक्शन नहीं पूछा इसलिए पॉजिटिव हो गया। ये चीज याद रखना अच्छे से। एंड दिस ऑल्सो कि 0 आगे रहेगा तभी पॉजिटिव, ऑफकोर्स वो आगे है इसलिए पॉजिटिव 0 आ रहा है, 0 एरर आ रहा है, और पीछे रहेगा तो नेगेटिव 0 एरर आएगा, जिसके लिए पॉजिटिव करेक्शन करवाना है, ऊपर के लिए नेगेटिव करेक्शन। सो अभी हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डायमेंशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। डायमेंशन ज्यादा कुछ नहीं है, राइटिंग द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब अभी लेंथ है तो उसका फंडामेंटल यूनिट इज मतलब अभी कैसे वेलोसिटी यूनिट क्या है, मीटर बाय सेकेंड, तो उसके यूनिट के फॉर्म में ही उसका डायमेंशन लिखना है। लाइक मीटर का यूनिट इज लेंथ एंड सेकेंड का यूनिट इज टाइम, तो L/T इज दैट। देखो इधर वैसे ही वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर बाय सेकेंड, तो यूनिट के टर्म्स में उनका डायमेंशन लिखना है। अभी हम लोग देखते हैं तो मास का अभी उधर दिया है kg, तो इसका यूनिट ये किसका है, मास का, तो उसका डायमेंशन क्या आ गया, m मास। अभी वहां यहाँ पे देख के रखा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट इज मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर इज किसका यूनिट, लेंथ का, राइट। एंड सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखते, ओके। और हमेशा कैपिटल ब्रैकेट्स में ही आएगा। सो इतना ही है, और
हम लोग मतलब जिसका यूनिट है उसका हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं इजीली। ओके, अभी उसके बारे में और बात करेंगे, बट देर आर सम क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस, जैसे 2, 4, 5 ऐसा कुछ नंबर दिया है फॉर्मूला में, तो उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशनलेस होता है। अभी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है तो वो भी डायमेंशनलेस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी डायमेंशन नहीं होता। लॉग में कुछ दिया है तो उसका भी कुछ डायमेंशन नहीं होता, वो भी डायमेंशनलेस है। तो कौन से चीज डायमेंशनलेस है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस। सो अभी हम लोग डायमेंशनल, अभी वैसे ही हम लोग इधर देखेंगे, एल को लेंथ या डिस्टेंस रहेगा तो एल को एल लिखते हैं डायमेंशन में, टाइम का टी लिखते हैं, करंट का ए लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल लिखते हैं, केल्विन के लिए के लिखते हैं, ये पता है सबको। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन की एप्लीकेशन क्या क्या यूज होते हैं। फर्स्ट इज द होमोजेनिटी रूल। होमोजेनिटी रूल क्या बताता है कि इन अ करेक्ट फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशंस ऑन टू साइड्स, जैसे प्लस माइनस और इक्वल रहेगा तो सेम आएगा। जैसे इधर मैंने एक एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, तो देन सबका डायमेंशन सेम रहेगा। जैसे a का, p का एंड q एंड r, चारों का डायमेंशन सेम ही रहेगा। बट अगर इधर दिया a इंटू पी इंटू क्यू, तो a, p और q का डायमेंशन सेम रहेगा कि नहीं पता नहीं है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे हम लोग पता है केजी और मीटर को ऐड नहीं कर सकते, राइट? केजी और केजी ही ऐड होगा, राइट? केजी एंड मीटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते बट ऐड नहीं कर सकते साथ में। जो ऐड हम लोग हमेशा सेम डायमेंशन वाले चीजों, सेम डायमेंशन नहीं बोल सकते, सेम यूनिट वाले चीजों को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते एक साथ। तो इसके वजह से ये a इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर सेम आता है। हम लोग केजी के साथ सेकेंड माइनस नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते। इसके वजह से ये रूल आता है, इसके वजह से ये चारों जो टर्म्स रहेगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, उनका डायमेंशन सेम रहता है। अभी एक लाइन है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी न्यूमेरिकली इनकरेक्ट बट न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी डायमेंशनली करेक्ट। अभी इसका मतलब क्या है? इधर एक एग्जाम्पल है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का डायमेंशन, डिस्टेंस इज l, ut का डायमेंशन क्या आएगा? l बाई टी, वेलोसिटी इंटू टी, तो टी टी कट l आया। हाफ ए टी स्क्वायर का a मीटर्स बाय स्क्वायर इन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर रहता है, तो टी स्क्वायर, तो लेंथ आ गया। तो हम लोग को इससे पता चला कि s इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, इसको ही रूल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रहेगा एक साथ वो हमेशा इक्वल ही होगा डायमेंशन वाइज। सो अभी हम लोग ये फॉर्मूला को s इज इक्वल टू यू टी प्लस 4/9 ए टी स्क्वायर कर सकते। तो s का डायमेंशन l ही रहेगा, यू टी का डायमेंशन भी l ही रहेगा, 4/9 ए टी स्क्वायर। इसमें तो हाफ का तो डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस रहेगा, तो इसका भी डायमेंशन l आ गया। तो इसमें भी s इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, राइट? 4/9। बट ये फॉर्मूला रॉन्ग है और ये करेक्ट है, तो यही इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट, कि वो मे बी न्यूमेरिकली इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशन वाइज करेक्ट है वो न्यूमेरिकली वाइज भी करेक्ट होगा, बट अ न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी डायमेंशनली करेक्ट। जैसे ये राइट है तो इसका डायमेंशन हमेशा करेक्ट ही आएगा, बट डायमेंशन से हम लोग नहीं बता सकते कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें दिया है फॉर्मूला में वो करेक्ट है कि नहीं। सो ये इसका पॉइंट है, ये अच्छे से 2 बार पढ़ना और ये समझना तो इजीली समझ जाएगा, ये उसमें कुछ टफ नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज रिमेंबर, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट, मतलब ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, बट इधर हाफ के जगह पे ये कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया न्यूमेरिकली, बट डायमेंशनली अभी भी ये सही ही है। सो बट न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज बी मतलब ये न्यूमेरिकली जो करेक्ट इक्वेशन है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है ही, बट डायमेंशनली जो करेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया रहेगा। अभी हम आगे बढ़ते कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसका एक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में किया है।
और उसमें एक बात बताना, n इज इक्वल टू ये पता है तो इसका ग्राफ n बाई यू ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पार्ट 1 कवर्ड। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हम लोग है ना डायरेक्टली क्वेश्चन से करते हैं एंड देन ये स्टेप्स लगाते हैं एक एक। सो क्वेश्चन इज, इफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो हमें इधर भी दिया है, देखो a रेज टू बी एक्स सी वाई, तो इधर दिया है एनर्जी एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू फोर्स रेज टू ए, एक्सिलरेशन रेज टू बी एंड टाइम रेज टू सी। सेम ऐसे लिख लिया। देन राइट ए बी सी इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब उनका डायमेंशंस लिखो। एनर्जी का डायमेंशन इज m l स्क्वायर टी माइनस मतलब इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू f का m l टी माइनस स्क्वायर a, एक्सिलरेशन का इज l t रेज टू माइनस स्क्वायर b एंड टाइम का इज जस्ट t एंड रेज टू c। तो अभी बोला है फाइंड द पावर ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन LHS एंड RHS, मतलब एंड थर्ड पॉइंट इज आफ्टर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वलाइज। जैसे हम लोग होमोजेनिटी रूल में इसका इज इक्वल टू सबका जो पावर्स है उसको ऐड कर सकते, मतलब एडिशन हो पाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसमें हम लोग सीखते हैं कि LHS और RHS के जो पावर्स है उसको इक्वल करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इक्वल कैसे, अभी इसमें m इज 1 इज इक्वल टू, इसमें m इज ऑल्सो 1, सो a, बस इसमें m है, मास है नहीं, इसमें है नहीं, तो 0 प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 1। अभी वैसे ही हम b के लिए करेंगे। b में मतलब अभी हम लोग दूसरे टर्म के लिए करेंगे, b के लिए नहीं, सॉरी, दूसरे टर्म के लिए करेंगे। तो इसमें लेंथ इज 2, हम लोग उसका पावर्स इक्वलाइज कर रहे, सो पावर हम लोग दोनों का इक्वलाइज। अब इसमें a में फर्स्ट फोर्स वाले टर्म में l इज 1, तो a प्लस सेकेंड टर्म में b l इज 1 टाइम, सो प्लस b, उसका पावर इज b, तो b आएगा। हमें अभी a का वैल्यू पता है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो b का वैल्यू भी आ गया, b इज इक्वल टू 1। अभी वैसे ही हम c ढूंढना है अभी हमें, और इधर लास्ट टर्म इस टाइम ही बचा है, तो हम लोग पहले टाइम के पावर्स को इक्वलाइज करते। -2 इज इक्वल टू -2a प्लस -2b प्लस c। अभी -2a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज ऑल्सो 1, तो क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू -4 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया 4, इधर गया तो 2। तो अभी हम इसके पावर्स में चेक करते हैं कि कौन सा आंसर है। ओके, तो आंसर अभी हम लोग इसका पहले प्रॉपर आंसर लिखते हैं। E इज इक्वल टू f रेज टू 1, a रेज टू 1 एंड t रेज टू 2, तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। तो समझा नहीं ये कैसे लगाना है, पहले सबका जो भी टर्म्स है उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ क्या, एनर्जी पूछा है, दूसरे टर्म्स इक्वल करो एंड उनके पावर को बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वलाइज करो, उसके पावर्स लिखो एंड ए बी एंड सी जो भी जितना भी टर्म्स है उसका वैल्यू मिलता जाएगा एंड देन लास्ट आंसर उनके पावर्स मिल गए, तो हम लोग E इज इक्वल टू एफ रेज टू ए के जगह पे भी 1 आ गया, तो पावर इज 1। सो वैसे लिख के हम लोग आंसर ला सकते। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते, सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल कि कैसे करना है, ये कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। रूल्स तो आपको पता याद रह जाते हैं, बट बाय रूल्स से आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी हम लोग एक बार तीनों रूल्स रिवाइज करते। फर्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लाइक डायमेंशंस को हम लोग एड सब्ट्रैक्ट या इक्वल में रहेंगे तो ही इक्वल हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पांचों टर्म्स जो है वो इक्वल है, बट अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहेंगे तो हम लोग नहीं पता चल सकता कि वो इक्वल है कि नहीं सबके डायमेंशंस। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग प्लस माइनस में न्यूटन माइनस पास्कल नहीं कर सकते, न्यूटन माइनस न्यूटन ही करना पड़ेगा, इसलिए उनके डायमेंशंस और यूनिट सेम है,
इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं। और ये एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग ने पूरा इधर प्रूफ किया कि क्यों वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोग ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से किया एंड इसका एक ग्राफ रह गया था जो कि मैंने इधर बता दिया। थर्ड इज रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज की एक क्वांटिटी दिया और दूसरे 3 है, तो उसके बिटवीन में क्या रिलेशन है वो ढूंढना है, तो हम लोग ये टाइप से ढूंढ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस और नीचे है वो करेंगे। इसमें क्या है, जो टर्म्स है उनके पहले क्वांटिटीज डायमेंशंस लिख लो, देन उनके पावर्स को इक्वलाइज करो सो दैट हम लोग को एक एक पावर का आंसर मिलता जाएगा एंड वी विल गेट द ABC एंड देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर फुल आंसर लिख सकते हैं कि जो टर्म दिया है वो किसके रेस में कितना पावर में आंसर आ रहा है। ओके, अभी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो जैसे हम लोग को पता है कि वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क, पावर नहीं, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इनके सबके डायमेंशन सेम होते हैं, बट इसका मतलब ये है कि वो सब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। फॉर एग्जांपल वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क ऑल हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। वो उनके फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब ये नहीं है। ओके, डायमेंशंस अलग है, डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फिजिकल क्वांटिटी जो है वो भी सेम है। सो ये चीज एक क्लियर रखना, ये लिमिटेशन है, इससे डायमेंशन से हम लोग ये पता नहीं कर पा रहे। सेकेंड इज न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। अभी जो कॉन्स्टेंट्स है, जैसे अभी एक फॉर्मूला हम लोग ने ऊपर किया है S=UT + ½ AT², उसमें हम लोग हाफ का न्यूमेरिकल कांस्टेंट डिराइव नहीं कर पाएंगे डायमेंशंस के हेल्प से, क्योंकि उधर कुछ भी नंबर लो वो सब तो इक्वल ही रहेगा। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। उसका ही थर्ड फोर्थ एग्जांपल दिया है, जैसे S=UT + ½ AT² वाला कैन नॉट बी डिराइव्ड, वो हम लोग डिराइव नहीं कर सकते बिकॉज जो हम लोग वो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन डिराइव नहीं कर सकते। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट इज सेम वही है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में 3-4 फिजिकल क्वांटिटी से बनता है, उनसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो प्रॉपरली डायमेंशन उसमें है कि नहीं, बट वो डिराइव नहीं कर पाएंगे हम लोग कभी भी। लाइक हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला दिया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ये करेक्ट है कि नहीं, बट ये नहीं पता कर पाएंगे कि कैसे डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन से। ओके, डायमेंशन से हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, जस्ट चेक कर पाएंगे कि वो राइट है कि रॉन्ग। फिफ्थ वही पॉइंट बताया, कैन नॉट बी डिराइव्ड बट कैन बी चेक्ड फॉर करेक्टनेस। और जो डायमेंशंस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है जैसे रेडियंस, टेरा रेडियन जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स का आता है, उनके यूनिट्स है बट वो डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट्स बट यूनिट लेस क्वांटिटी कैन ऑलवेज हैज टू बी डायमेंशन लेस, मतलब यूनिट लेस ऑलवेज dimensionless, but dimensionless may or may not unitless, for example radian and steraradian। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये और ऊपर वाला न्यूमेरिकल वाला एक था ना, कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय दिस डायमेंशन वाला, वो वाला एक पॉइंट। ये लिमिटेशंस याद रखना। फर्स्ट इज दो तीन यूनिट्स का सेम है डायमेंशन, फिर भी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, और डायमेंशंस के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे बट चेक कर पाएंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं। सो यही इधर 3 पॉइंट में दिया हुआ है। एंड न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, कि हाफ आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा उस फॉर्मूला में, वो कैसे आएगा वो डायमेंशंस के हेल्प से नहीं पता चलेगा। सो ओके, और ये डायमेंशन का पूरा फॉर्मूला एक चार्ट है, जैसे यू नीड टू बाय हार्ट दिस। जैसे ये फर्स्ट पेज आपको अच्छे से बाय हार्ट करना है, बट सेकेंड पेज के आपको चैप्टर वाइज जैसे जाएगा आपको याद रहता जाएगा। सो
ऐसा अलग से बाहर जैसा करने की ज़रूरत नहीं, बट फर्स्ट पेज का जो बेसिक है, मास, लेंथ, फोर्स, पावर, एनर्जी, वर्क, वो सब याद रहना चाहिए। सो उनके फॉर्मूलाज याद रखो, उनके यूनिट्स याद रखो, डायमेंशंस खुद ब खुद आ जाएगा कि कैसे लिखना है। सो उतना हार्ड नहीं है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, डायमेंशन लेस, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा? एंगल, सॉलिड एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जूल्स कांस्टेंट, मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिबिलिटी, क्यू फैक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये सब सिक्योरिटी, वो एक्सपोनेंशियल वाला, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब डायमेंशन लेस है। ये हम लोग को ये वाले चार्ट से समझेगा। एंड देन फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, तो ये आपको सब याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ज्यादा, और आपको चैप्टर्स जैसे जैसे आगे जाएगा उसके डायमेंशंस पता चलते जाएंगे। एंड देन आपको याद रह जाएगा कि किसका किसका डायमेंशन सेम है। और ये है कॉमनली यूज रिलेशन हैविंग डायमेंशंस, जैसे फ्रीक्वेंसी, हम लोग को लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी वगैरह चैप्टर्स में ये सब पता चलता जाएगा कि R/L उनका उसका डायमेंशन T इनवर्स होता है, 1/RC उसका भी डायमेंशन T इनवर्स होता है, LC का रूट इज ऑल्सो T इनवर्स, वैसा टाइम का इज रूट LC, RC, L/R इज टाइम। तो ये सब EMI एंड AC में पता चल जाएगा अच्छे से कि कैसे इसका डायमेंशंस क्यों ऐसा आ रहा है, ऑल ऑफ दैट थिंग। अभी के लिए इफ यू वांट टू याद रखना है तो एक बार पढ़ लो और रिवाइज करो, तो टेस्ट वगैरह में कुछ आया तो आपको आएगा अच्छे से। वैसे स्पीड का अलग अलग फॉर्म्स में फॉर्मूला में दिया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी। सो यस, ये सिर्फ याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बड़ा बात। अभी हम क्वेश्चंस के तरफ जाते। अभी डायमेंशन ऑफ k इन द इक्वेशन ऑफ W इज इक्वल टू हाफ kx² इज, तो W इज वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन इज ml 2 -2 इज इक्वल टू हाफ का कुछ वैल्यू नहीं है तो लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। k इंटू x² इज डिस्प्लेसमेंट, तो L² आ जाएगा। तो k का डायमेंशन आया ml² t⁻² L², तो L² कट, तो k का डायमेंशन आया m t⁻²। तो फर्स्ट आंसर L0 दिया, तो फर्स्ट आंसर इज द ऑप्शन। अभी ये क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन एज इतना, u इज इक्वल टू a√x/x² प्लस b, ओके। Where a and b are dimensional constants, then dimensional formula for AB is, AB का पूछा है। तो फर्स्ट हम लोग को ये बात पता है कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो रहेगा उनका क्वांटिटीज सेम होगा, तो हम लोग डायरेक्टली x² इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। तो b का आ गया L²। अभी हम लोग u पोटेंशियल एनर्जी तो सबको पता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL² t⁻² इज इक्वल टू a का ढूंढना है, l का हाफ, √x मतलब हाफ, बाय x² प्लस b², दोनों का डायमेंशन सेम है तो इधर लिख देंगे L², ओके। तो हम लोग अभी a का इससे ढूंढ सकते हैं, mL4 t⁻² हाफ इज इक्वल टू a। तो अभी ये हाफ ऊपर जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा mL4 -½ t⁻², तो a इज इक्वल टू mL7/2 t⁻²। अभी हम लोग को पूछा क्या, a b का वैल्यू पूछा है, तो a का वैल्यू इज mL7/2 t⁻² इंटू b का वैल्यू इज L², तो आंसर आ जाएगा 7/2 प्लस 2 करना है L का वैल्यू में, तो 4, 11/2, तो आंसर आ गया mL11/2 t⁻², तो ऑप्शन इज सेकेंड, ओके। ये आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, कि प्लस या माइनस में कुछ भी रहेगा वो इक्वल हो जाएगा उसका
वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो हम लोग को इससे बी का डायमेंशन पता चल जाएगा एंड देन फिर ए का हम लोग इजीली ढूंढ पाएंगे फॉर्मूला में डाल के। ओके, अभी ये टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन है, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली पॉसिबल। तो अभी हम लोग को पता है डायमेंशन डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स वो ऐड तो होगा नहीं या सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। कैसे न्यूटन और पास्कल ऐड नहीं हो सकता, केजी और मीटर ऐड नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स डिफरेंट डायमेंशन वाले तो ऐड नहीं होगा और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शंस, तो a प्लस बी नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। a वही हुआ ना, a प्लस ए बी, वो भी ऐड नहीं होगा। a माइनस बी ऑफकोर्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिफरेंट डायमेंशन है। रूट ए बी हाँ, तो ये हो सकता है ना, डिफरेंट डायमेंशन है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। सो जैसे हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम होता ही है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर बाय सेकेंड होता है। डिफरेंट डायमेंशन के मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जो कि हम लोग ने इधर भी यूज किया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी करने के लिए। अभी ऐसे क्वेश्चंस और है, हम लोग देखेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैनॉट बी डेड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डेड्यूस मीन्स डिराइव, कौन से फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। ऑफकोर्स कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता, सिर्फ चेक हो सकता है राइट है या रॉन्ग। सो ऑल ऑफ दिस कोई भी डिराइव नहीं कर पाएंगे। ऑफकोर्स हम लोग सिर्फ चेक कर पाएंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हम लोग उसको डिराइव नहीं कर सकते, जो कि हम लोग ने लिमिटेशंस में भी पढ़ा था अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अब भी हम लोग ने देखा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, फोर्स ग्रेडियंट था नहीं, स्ट्रेस था नहीं, एंगल हाँ, एंगल इज डायमेंशनलेस अभी हम लोग ने देखा इधर। इसके लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वांटिटीज डायमेंशनलेस है। सो प्लीज ये एक बार देख लेना। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, सो आपको इजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम ही है आई गेस, ऊपर है ना वही है। सो हो गया ये देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट पूछा है, तो हम लोग डायमेंशनली इनकरेक्ट अभी इधर देखो, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में तो ये इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, तो u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। चेक करके देख सकते हो। u एंड v इज वेलोसिटी, a का फॉर्मूला इज l बाई टी स्क्वायर एंड t दिया हुआ है t, तो l बाई टी आ गया जो कि स्पीड का ही डायमेंशन है, तो ये करेक्ट है। सेकेंड ये हम लोग ने अभी ऊपर डिराइव किया, ये करेक्ट है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यू का मतलब भी इतना ही है, l स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू। सो a अभी a का क्या है फॉर्मूला, l बाय टी स्क्वायर एंड s का इज l, तो आ गया l स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है डायमेंशनली। तो ये देखते हैं, u स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/gt, मतलब a/gt माइनस a। सिर्फ हम लोग ने ये लिख लिया है, सिर्फ a/gt एंड ये 2 नहीं लिखा है, बिकॉज 2 इज न्यूमेरिकली कांस्टेंट, उसका कुछ डायमेंशन ही नहीं होता। तो अभी हम लोग इसका पहले चेक करते हैं। तो a मतलब एक्सिलरेशन l बाय टी स्क्वायर इंटू जी का मतलब भी एक्सिलरेशन l बाय टी स्क्वायर इंटू l, तो आ गया l क्यूब बाय टी 4 है। ये तो नहीं है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो थर्ड इज द ऑप्शन। इसमें क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेयर x इज पोजिशन एंड t इज टाइम, द डायमेंशन ऑफ k बाय ये इज। तो हम लोग को तो पता है ये कॉज में रहेगा, वो चीज इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 0, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं। तो अभी हमें पूछा क्या है, t बाय एक्स इज इक्वल टू के बाय ओमेगा, तो के बाय ओमेगा आ गया t लेंथ इनवर्स, तो ऑप्शन इज T1 एंड लेंथ इनवर्स सेकेंड ऑप्शन।
ये बहुत इजी है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग ये लिख के ये पार्ट में आ सकते हैं, या फिर होमोजेनिटी से ये भी डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। सो कुछ भी रूल लग सकता है इधर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाय बी इन द इक्वेशन ये ओके। तो क्या है इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल एफ इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस वी स्क्वायर। ये क्या है, माइनस में है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आ गया टी रेज टू 2। हमेशा ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा ही, ये चेक कर लेना। आप कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे इक्वेशन आया तो कैसे करना है, बट ये डायरेक्टली करना है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आधे क्वेश्चंस में डायमेंशन का लगेगा एंड इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अच्छे से कर लेना। एंड देन फिर हम लोग टी मिला, एफ इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर, तो एक ही बार टी स्क्वायर लिखेंगे बाय बीटा वी का फॉर्मूला इज एल इंटू टी रेज टू माइनस 1 इसका स्क्वायर। देन हम लोग इससे इसका वैल्यू ढूंढ सकते हैं, देन अल्फा बाय बी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आगे का आप एक बार घर पे सॉल्व करके देखना है। एंड दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन कि वैसे ही करना है। ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी रेज टू माइनस सी। तो सी का वैल्यू हम लोग इजीली टी इज इक्वल टू सी करेंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा, इधर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग जाएगा। एंड देन हम लोग ये देखो ये एडिशन में है तो एफ इज इक्वल टू बी बाय डायरेक्ट टी लगा देंगे तो इसमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। एंड वैसे ही ए इज इक्वल टू ए टी इधर आ जाएगा तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये भी आप इजी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ बी का पूछा है फॉर्मूला, सो डायरेक्टली इधर से आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, एफ का इज एम टी माइनस 2, तो इधर टी आ गया तो बी का वैल्यू आया, बी इज इक्वल टू एम एल टी रेज टू माइनस 1। तो ऑप्शन आ गया फोर्थ। बहुत इजी है ये सम्स, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता होना चाहिए, देन इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एडिशन में रहेगा या इक्वल में रहेगा या सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो वो क्वांटिटी इक्वल में हो जाएगा दोनों का। जैसे इधर टी माइनस सी है तो टी इज इक्वल टू सी हो गया, इधर अल्फा माइनस टी स्क्वायर है तो अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अभी इधर एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी माइनस सी है तो इसमें ए टी इज इक्वल टू बी बाई टी माइनस सी भी लिख सकते। एफ इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू बी बाई टी माइनस सी, और इधर से हम लोग टी इज इक्वल टू सी भी लिख सकते। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑलवेज वर्क्स, सो वैसे ही करना। अभी हम आगे बढ़ते। इफ एल एम एन आर फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। डिफरेंट डायमेंशन का है तो हम लोग ने ऊपर भी किया, डिफरेंट डायमेंशन रहेगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो हम ये ऑप्शंस चेक करते हैं, कैन नेवर बी मीनिंगफुल बोला है। ओके, तो एल एम बाय एन ऑफकोर्स ये मीनिंगफुल हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन के रहेंगे तो। सेकेंड ऑप्शन एल एन माइनस एम, नहीं डिफरेंट डायमेंशन के है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये पता है। एल एन माइनस एम स्क्वायर सॉरी एल एन माइनस एम, एल इंटू एन करके जो वैल्यू आएगा वो माइनस एम के शायद इक्वल भी हो सकता है। तो ये वाला चीज राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। हम लोग दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। अभी इसमें भी एल एन माइनस एम स्क्वायर दिया हुआ है तो अगर डिफरेंट डायमेंशन के और एल इंटू एम करने के बाद उसका डायमेंशन एम के इक्वल हो रहा है देन ये फॉर्मूला चल जाएगा। सो हम लोग और फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज एल माइनस एम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन वाले सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। तो फोर्थ ऑप्शन ये नेवर बी मीनिंगफुल, ये पूरा राइट नहीं है बट ये रॉन्ग भी नहीं है क्योंकि एल इंटू एन करने के बाद वो शायद एम के इक्वल हो जाए एंड उसका डायमेंशन सेम हो जाए। इसमें भी एल इंटू एन करने के बाद एम स्क्वायर के इक्वल हो जाए एंड फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो इधर प्रॉपरली कुछ बताया नहीं है, बट फोर्थ आंसर में उन लोग ने प्रॉपर रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से एक बार देखना। इसमें क्या है, एफ इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा ई रेज टू वी बाय बीटा।
अभी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना वो डायमेंशनलेस है, तो v बाय बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनलेस m0 l0 t0। तो हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं इज इक्वल टू v। तो बीटा आ गया वेलोसिटी का l, t रेज टू -1 इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। अभी वैसे ही हम लोग f इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है तो इसको निकाल दिया, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा करके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m l t रेज टू -2 इंटू बीटा का वैल्यू इज l रेज टू t -1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू m l रेज टू 2 t रेज टू -3। तो अभी हमें पूछा क्या है, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू -2, मतलब अपॉन में सॉरी 2। तो इसको स्क्वायर कर दिया तो m स्क्वायर l स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दिया तो अल्फा 4 हो जाएगा, अल्फा रेज टू 4, तो 4 t रेज टू -6 भी बीटा स्क्वायर, बीटा क्या है l स्क्वायर t माइनस स्क्वायर। तो आंसर आ गया m स्क्वायर l रेज टू 2 t रेज टू -4। तो ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये बहुत इजी है, ये इतना पता होना चाहिए कि ये डायमेंशनलेस है, इसको डायमेंशनलेस लिख के बीटा इज इक्वल टू वी करके v आ गया। फिर देन ये फॉर्मूला जैसे अल्फा ये दिया है रिलेशन में, बीटा का वैल्यू डाला, फोर्स का वैल्यू डाला, अल्फा का वैल्यू आ गया, एंड देन लास्ट आंसर क्या चाहिए वो निकाल सकते हैं इजीली। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिजिको, ये क्वेश्चन सेम है ये वाले क्वेश्चन के जैसे ही, कहाँ पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना वैसा ही है, ये 2017 में आया था। एंड अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ए इस कैसे। तो इसमें लेंथ का डायमेंशन दिया है RHS में और हम लोग LHS में, और RHS में हम लोग को ये तीन का दिया है, एंड हम लोग को इक्वल दिखाना है कि कैसे कौन से पावर में रहेगा, तभी L इज इक्वल टू सी जी एन ई रेज टू 2/4 पाई E0 आएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे L सी ए जी रेज टू बी एंड E रेज टू 4 पाई E0 का C। सो अभी सबका डायमेंशंस लिखेंगे। L C का डायमेंशन आएगा E-1 A, G का डायमेंशंस क्या आएगा M L रेज टू 3 T -2, तो B। C का डायमेंशन E रेज टू 4 पाई E0 रेज टू C। तो अभी हम 1 इज इक्वल टू A प्लस 3B, ओ सॉरी इधर डायमेंशंस लिखना था, M L रेज टू 3 T -2 रेज टू C। ओके, तो हम लोग फर्स्ट लेंथ 1, फर्स्ट इसमें A, सेकेंड इसमें 3B प्लस थर्ड इसमें 3C, तो वैल्यू आ गया 1 इज इक्वल टू इतना। फिर सेकेंड इसमें 0 है, मास लिख रहे हैं, मास इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें इज B एंड इसमें सॉरी इसमें -1 आता है, आई एम सो सॉरी, इधर रेज टू -1, तो इधर आ गया 0 इज इक्वल टू A में 0 माइनस B प्लस C, तो C इज इक्वल टू B। तो अभी C इज इक्वल टू B इस फॉर्मूला में लगाते हैं, तो A इज इक्वल टू A प्लस 3B प्लस 3C, 3B ही लिखते हैं ऑफकोर्स, 1 इज इक्वल टू A प्लस 6B आ जाएगा। ओके, तो A प्लस 6B इज इक्वल टू 1। तो अभी हम थर्ड, इसमें टाइम इज 0, इसमें इज -A, इसमें इज -2B एंड थर्ड में -2C, तो आ गया A इज इक्वल टू -2B -2C के जगह पे B लिख सकते हैं, तो A इज इक्वल टू -4B। ओके, तो अभी हम लोग A इज इक्वल टू -4B इधर लिखेंगे प्लस 6B इज इक्वल टू 1, तो इससे हम लोग को B का वैल्यू आ जाएगा, तो 2B इज इक्वल टू 1, तो B का वैल्यू आ गया हाफ,
सो सी का वैल्यू इज ऑल्सो हाफ। तो अभी ए का वैल्यू बाकी है ढूंढना। तो ए का वैल्यू हम लोग ए इज इक्वल टू -4 इंटू बी का वैल्यू इज हाफ, तो आ गया -2। तो हमें तीनों का वैल्यू मिल गया। तो ए का वैल्यू आया -2, बी का वैल्यू आया हाफ एंड सी का वैल्यू आया हाफ। सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू ए इज -2, g रेज टू हाफ एंड e स्क्वायर बाय 4 पाई ई नॉट रेज टू हाफ। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू हाफ बाई सी स्क्वायर जी रूट जी ई स्क्वायर बाय 4 पाई ई नॉट। अभी आंसर चेक करते हैं। पहले में फोर्थ ऑप्शन में तो आएगा ही नहीं, इधर सी ही है, सी स्क्वायर इनवर्स में है, ये नहीं आएगा। अब इसमें जी इज इन डिनोमिनेटर, ये भी रॉन्ग है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई अल्फा। ओके, और हम लोग को x अल्फा बीटा इनका वैल्यूज दे के रखा है और पूछा है यूनिट्स क्या होगा y एंड गामा का। ओके, तो x का यूनिट इज मीटर, अल्फा का यूनिट इज सेकेंड इनवर्स एंड लास्ट इज बीटा का यूनिट इज मीटर सेकेंड इनवर्स का इनवर्स, तो सेकेंड बाय मीटर आ जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग देखते इससे हम लोग, इसका तो पता है आपको कि डायमेंशन लेस होता है तो डायरेक्टली ये बी गामा है, बी गामा बाय अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, तो 1 ही आएगा। सो अभी हम लोग इससे गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा का यूनिट इज एस बाय एम एंड अल्फा का यूनिट इज एस इनवर्स, मतलब एस, तो इधर गामा इज इक्वल टू 1, तो गामा का यूनिट आ गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें ढूंढना है y का यूनिट, तो y इज डायरेक्टली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दूसरा पार्ट तो डायमेंशन लेस है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो y का इज एम स्क्वायर, तो y का इज एम स्क्वायर एंड गामा का इज मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एंड मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन। समझा ना, इसमें यूनिट्स देके रखा है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स हम लोग को जो टर्म्स पूछा है उसका यूनिट ढूंढना है। वैसे डायमेंशन में जो फॉर्मूला लगते हैं वही लगेंगे इधर भी, जैसे ये डायमेंशन लेस है तो हम लोग ने इसका हेल्प से गामा का वैल्यू ढूंढ लिया एंड दिस डायमेंशन लेस है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली हो गया, तो y का भी यूनिट मिल गया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज एक बार घर पे ट्राई करना। नहीं आए तो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, पता है आपको। ये क्वेश्चन भी होमवर्क सेम ही है, होमोजेनिटी रूल लगाओ, डायमेंशंस चेक करो एंड आंसर आ जाएगा आपको इजीली। ये क्वेश्चन भी होमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन सेंस ट्रिकी है। इसमें आपने प्रॉपरली डायमेंशंस का पावर लिखना पड़ेगा, तभी आपको करेक्ट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन जरूरी है कि ट्राई करना है आपको खुद से। मैं दिखा दूंगी तो आपको फिर खुद से ट्राई करने नहीं होगा, सो डू दिस बाय योरसेल्फ। अभी हम ये क्वेश्चन करते, इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions of, तो E एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m l स्क्वायर t रेज टू -2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m रेज टू -1 l रेज टू 3 t रेज टू -2, तो t रेज टू -2 कट, m रेज टू -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो m रेज टू 2 हो जाएगा एंड l रेज टू 3 हो जाएगा तो -1 और t रेज टू 0, तो E बाई G इज इक्वल टू m रेज टू 2 t रेज टू -1 एंड l रेज टू -1 एंड t रेज टू 0, सेकेंड ऑप्शन। ओके, 3 ही क्वेश्चन होमवर्क है तो ये अच्छे से करना। अभी हम आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, जो डिराइव नहीं कर सकते बट वो फंडामेंटल यूनिट्स भी नहीं है। लाइक फंडामेंटल यूनिट्स क्यों नहीं है, क्योंकि उनके डायमेंशंस नहीं है, उनके पास सिर्फ यूनिट है और वो डिराइव नहीं कर पाते फंडामेंटल यूनिट्स, इसलिए वो डिराइव यूनिट्स भी नहीं है, इसलिए वो एक अलग टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
लाइक उसमें आता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब 2D डायमेंशन में जो रहेगा जिसमें एंगल, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। एंड कोन ले लो, वो 3D में होता है तो 3D एंगल आ गया। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, एंड एंगल एंक्लोज्ड बाय एन एरिया, तो हो गया वो 3D एंगल, और उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन एंड सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। अभी हम लोग इसके हेल्प से एक पैरेलैक्स मेथड आता है। पैरेलैक्स मेथड किसके लिए काम आता है? दो प्लैनेट्स के बिटवीन डिस्टेंस ढूंढने, या सन या कोई प्लैनेट के बिटवीन डिस्टेंस ढूंढना है, तो तभी पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। और सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो आगे हम करेंगे। अभी पैरेलैक्स मेथड क्या है? पैरेलैक्स मेथड इज, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ये है, तो अभी हम लोग को ये एंगल tan थीटा इज इक्वल टू बताना है। तो ये h है, ये बेस है, तो h बाय बे। वैसे ही जब ये एंगल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, tan थीटा इतना छोटा है कि वो थीटा के इक्वली हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू h बाय बी आ जाता है। और अभी सर्कल में जैसे हम लोग देखेंगे, ये बहुत छोटा पार्ट है, तो अभी ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू, ये एक सर्कल का एक छोटा पार्ट है, वैसे समझ के लिखा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये आर्क बाय ये रेडियस, तो इज इक्वल टू h बाय बी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एक फॉर्मूला है, ये सिर्फ याद रखो, एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इजीली हो जाएगा। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। पैरेलैक्स मेथड पे आएगा तो इस पे क्वेश्चन आएगा, हाइट और बेस दिया रहेगा या आर्क या रेडियस के टर्म्स में दिया रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के एंगल ढूंढ सकते हैं। वो डिग्री में पूछा है तो डिग्री में एंगल आंसर लिखना है, रेडियन में पूछा है तो रेडियन में आंसर लिखना है। अभी रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन देखते हैं। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस होता है, उसको ही हम लोग आवर टाइम के यूनिट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर में कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे एक लाइन से उसको डिनोट करते। एंड 1 डिग्री को सेकेंड्स के टर्म में 300 सेकेंड्स के टर्म में करते हैं, तो 2 लाइन आ गया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन के मदद से समझते हैं। और 360 डिग्रीज 2 पाई रेडियन, ये तो सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। और 180 डिग्रीज पाई रेडियन, जैसे इससे भी समझता है, 180 डिग्रीज पाई रेडियन। कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियंस एंड मिनट्स, तो अभी हम लोग 60 डिग्री, हम लोग ये कन्वर्जन से ये कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना? ओके, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 बाय 1 डिग्री, डिग्री कट हो गया, तो रेडियंस में आंसर आएगा पाई बाय 3 रेडियंस। अभी इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 मिनट्स, तो आ गया 3600 मिनट्स। ओके, अभी वैसे ही कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियंस इंटू डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, वैसे ही पाई बाय 6 रेडियंस इज इक्वल टू x, तो आ जाएगा पाई बाय 6 डिवाइड बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू x, तो पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई इज इक्वल टू x, तो पाई कट 630 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कन्वर्जन से सब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अभी पूछा है हाउ मेनी रेडियंस इन 300 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होता है, तो 300 डिग्री में कितना होगा? सो इजी, x इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 300 कर दो, तो 6 3 जा 6 5 जा 5 पाई इंटू 3, इतना रेडियंस होगा 300 डिग्री में। अभी एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 पाई बाय 3 रेडियंस इन मिनट्स, तो पहले इसको डिग्री में कर लो एंड देन उससे सॉरी क्या आएगा, इसमें आएगा 120 डिग्री आएगा, तो 120 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 120 डिग्री इंटू
60 मिनट्स किया तो आ जाएगा 7200 मिनट्स आ जाएगा। सो वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रट्टा होना ही चाहिए, तभी आपको इजीली सब कन्वर्जन्स हो जाएगा। ये याद 1 डिग्री में π/180 रेडियंस, 1 डिग्री में 1 आवर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम, 1 डिग्री को 1 आवर बोलते हैं, 1 डिग्री को 60 मिनट्स बोलते हैं। 60 मिनट्स को एक लाइन से डिनोट करते हैं। 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं जो कि 2 लाइन से डिनोट करते हैं। सो ये हो गया ये टॉपिक। अभी हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के लाइंस पे जो क्वेश्चन है उस पर। सो फर्स्ट है ट्रू फॉल्स, तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स इन एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर आर बेस क्वांटिटीज। ट्रू, ये हम लोग ने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट इज हेक्टरे इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। नहीं, इट इज अ यूनिट ऑफ एरिया। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, आपने 10th तक पढ़ा ही होगा। सो फॉल्स। पेरलेक्स मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। ये अभी हम लोग ने पढ़ा। ट्रू। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ये मैंने अभी बताया था, ये सेंटेंस और बोला था, ये क्वेश्चन आएगा। सो ट्रू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनिफाइड एटॉमिक मास इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। 1 AMU, जो हम लोग अभी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो ये अभी के लिए ट्रू है, उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कंटेन एनी अनसर्टिनिटी। जरूरी नहीं है ना कि कुछ अनसर्टिनिटी नहीं होगा उस मेजरमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में। सो ये ऑप्शन फॉल्स आएगा। Every calculated quantity which is based on measured value also has an error। सही, उसमें एरर हो सकता है, वही बोला है। The accuracy of a measurement is a measurement of how close the measured value is to the true value। ये हम लोग ने पढ़ा है कि close to the measured value जो रहेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वही दिया हुआ है। ट्रू। Instrument error is the source of random error। गलत। Instrument error is the source of systematic error। एरर ड्यू टू पैरेलैक्स इज द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सही है ये, क्योंकि हम लोग इसमें जो मतलब लेंथ वगैरह देखते हैं, उसमें हम लोग स्केल में थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा, तो हम लोग उससे सिस्टमैटिक एरर है वो प्लस माइनस में हम लोग डायरेक्शनल है वो हम लोग सही कर सकते हैं, इसके वजह से वो सिस्टमैटिक एरर है, ना कि रैंडम एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम लोग ने कितनी बार क्वेश्चन किया है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। सो ये फॉल्स। व्हेन 2 क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट। नो, एब्सोल्यूट एरर थोड़ी होता है, रिलेटिव एरर होता है ना मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में। सो ये भी फॉल्स। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सही है, मतलब अभी एक मीटर स्केल है, वो 1 mm तक ही मेजर कर पाती है, तो 1 mm मेजर आया तो उसका एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट के वजह से, लीस्ट काउंट के हेल्प से हम लोग उसका सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। 5 इज अनसर्टन डिजिट इन नंबर इतना। इफ 2.765 इज राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इट बिकम्स 2.77। गलत। 5 के पहले इवन नंबर रहेगा तो +1 नहीं होता, ऑड रहेगा तो ही +1 होगा, तो ये इज फॉल्स। ये बहुत अच्छा सेंटेंस वाइज दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना। इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द मल्टी स्टेप कॉम्पुलेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू 1 or more significant in every measurement than the number of digit in the least precise measurement। इसमें क्या बोला है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द मल्टी स्टॉप कंपुलेशन शुड बी कैलकुलेट टू 1 more significant figure in every measurement than the number of digit। मतलब जो आंसर आया उससे 1-2 ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को आंसर लाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्रिसाइज हो, तो वही बताया, तो सही है ना। ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए 2-3 ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग को आंसर लाना पड़ेगा, वही बताया, तो ट्रू। इन द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल S is equal to 2πr,
2 हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 2 हैज़ हाँ बराबर ट्रू, जो वैल्यू होता है प्रॉपर उसका दिया है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, हम लोग ने रूल्स में भी पढ़ा था। अभी ये 4 क्वेश्चन है, ये HW करना है, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, पता ही है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे। असर्शन रीजन में मैं वही कराऊंगी जो अच्छे मतलब टफ है, दूसरे आपको सब होमवर्क में करना है। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किसका आंसर क्या है। एंड आई विल शेयर द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन, सबका मैं आंसर शेयर कर दूंगी, ऊपर के ट्रू फॉल्स का भी एंड दिस असर्शन रीजन का भी। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, होमवर्क है ये। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। If a percentage error in measurement of speed of a particle is 2%, then the percentage error in kinetic energy of the particle is 4%. बराबर Ke is equal to 2 delta V by V, delta Ke by Ke, right? तो 4% आएगा बराबर। The percentage error in kinetic energy is equal to speed का स्क्वायर नहीं, 2 into आया तो फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। ओके, ये देखो इधर ऑप्शंस दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसमें फर्स्ट इज करेक्ट एंड थर्ड इज फॉल्स। अ जीरो एरर इज नॉट एज सिग्निफिकेंट फॉर प्रिसीजन वर्क। लीस्ट काउंट इज सिग्निफिकेंट फॉर प्रिसीजन वर्क। जीरो एरर का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता, प्रिसीजन कितना आ रहा है उस आंसर का उससे। सो ये करेक्ट है, नॉट लिखा है। सो अ जीरो एरर कैन ऑलवेज बी इजीली करेक्टेड। हाँ, वो प्लस पॉजिटिव करेक्शन या नेगेटिव करेक्शन से इजीली करेक्ट हो सकता है। सो थर्ड का आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इफ assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion first, क्योंकि ये करेक्ट हो सकता है इसलिए इसका ज़्यादा प्रिसाइज में नहीं चाहिए, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। ये अच्छा है इंग्लिश वाइज, सो प्लीज ये होमवर्क। If two physical quantities have same dimensions, then they can be certainly added or subtracted. Same dimension है तो add subtract कर सकते। If the dimension of both the quantities are same, then both the physical quantities should be similar. If the dimension of both the quantities are same, then both the physical quantities should be similar. नहीं, ज़रूरी नहीं। अभी हम लोग ने पढ़ा वर्क और टॉर्क दोनों का फिजिकल डायमेंशन सेम है, बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है क्या? नहीं। तो फिफ्थ का आ जाएगा। फिफ्थ में सेम डायमेंशंस दिया है इधर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज सेम डायमेंशन तो वर्क एंड टॉर्क का भी है, बट वो प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए एड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कौन से सेम यूनिट्स जिसका रहेगा ना, वही एड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इधर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन दिया है, तो हम लोग ने पढ़ने में गलत किया, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। बोथ आर इनकरेक्ट। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये सब होमवर्क है, ये बहुत इजी है, ये हम लोग ने क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ये हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया है पार्ट 1 वाले उसमें। ओके, ये भी एरर्स का कंसेप्चुअल वाला पार्ट है, उसका क्वेश्चन है। दिस इज सब हम लोग ने किया है। अभी एक ये क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल एंड द क्लास। टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स और टू मेजर द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल वी कैन नॉट यूज मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। सही है, हम लोग डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस यूज करने के लिए मीटर स्केल यूज नहीं कर सकते, लॉजिकल है वो, सो कैन नॉट बी यूज, तो ये सही है। मीटर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज हेल्प अस टू मेजर द लेंथ इन अ लिमिटेड रेंज। ट्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, क्योंकि लिमिटेड रेंज तक ही होता है। दूसरे असर्शन रीजन आप खुद से ट्राई करना है, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है 3 पार्ट्स में विथ बहुत सारा क्वेश्चन। अभी डीपीपी भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, सो आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। सो अच्छे से करना है, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस फिर से अच्छे से करना है, जो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी।